क्या बोल रहा हूं मैं? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट किसका? न्यूक्लियर का। तो न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, इसको कैसे मैनेज करते हैं? ठीक है, एक चीज समझ लो, जरूरत क्यों है अभी देखा, वाई नीड, जरूरत क्यों है इस चीज की? तो इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट कैसा होता है? न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, समझ में आ गया? एक्सट्रीमली हजार्डस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत ज्यादा खतरनाक है किस चीज, किसके लिए खतरनाक है ये? पर्यावरण के लिए खतरनाक। पर्यावरण में ये बायोटिक को भी अफेक्ट करता है, मतलब लिविंग बींग्स को भी अफेक्ट करता है, नॉन लिविंग बींग्स को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि पानी को प्रदूषित कर देगा, समझ में आ गया? ठीक, ठीक है, बायोटिक में, इसमें लिविंग बींग्स को भी कर रहा है। लिविंग बींग्स में कैसे करता है? क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक अभी का क्या मतलब है? इसके कारण क्या होता है? कैंसर होता है। ठीक है, कैंसर कराएगा भाई, जिसमें भी स्किन में ये रेडिएशन होगा वो क्या करेगा? कैंसर कराएगा। दूसरा पॉइंट अभी क्या देखा हमने? अभी ये देखा कि भाई ये मटेरियल्स कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मात्रा इनकी बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत कम होती है? तो भाई इनकी मात्रा क्या है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम में कम होता है, इतना ज़्यादा वेस्ट नहीं, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, इसीलिए जो भी वेस्ट निकलता है वो वेस्ट कम होता है। बट ये जो वेस्ट होता है, इसका अगर हम बात करें कि खतरनाक कितना होता है, तो बट खतरनाक बहुत ज़्यादा होता है, हजार्डस बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम में कम है बट बहुत खतरनाक है। खतरनाक होने के कारण क्या हो जाता है? खतरनाक होने के कारण ये हो जाता है कि भाई इसको सही तरीके से, इसका कचरा का जो भी प्रबंधन करना वो बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इसका वेस्ट मैनेजमेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आ गया? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट अगर नहीं करोगे तो फिर आप रेडिएशन से नहीं बचा सकते। वेस्ट मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट, काहे से? एनवायरनमेंट फ्रॉम, किससे? रेडिएशन से। अब ये जो रेडिएशन से हम बचाएंगे, तो अभी के लिए बस बचाएंगे कि फ्यूचर में? तो ये अभी के लिए भी हमको इसको सिक्योर करना है और फ्यूचर में भी, समझ में आ गया? फ्यूचर, ये नहीं कि बस अभी के लिए हम इसको प्रोटेक्ट कर लिए, फ्यूचर के लिए कहीं पे भी फेंक दिया। अभी के लिए भी प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर के लिए भी प्रोटेक्ट करना है, इसी को ही हम बोल देते हैं क्या? वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर है? अब करते कैसे हैं ये देखना हम, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं कि भाई कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो देखो, इसमें पहला होता है कैटेगराइजेशन करना। स्टेप वाइज लिख रहा हूं, समझ में आ गया? फर्स्ट स्टेप क्या होता है, कैसे वेस्ट मैनेज करते हैं, देख लो। वेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहला स्टेप कैटेगराइजेशन करना। मतलब हम क्या करते हैं कि भाई बांट देते हैं, समझ में आ गया? कचरा, जो भी न्यूक्लियर वेस्ट, जो भी न्यूक्लियर कचरा है ना, उसको हम बांट देते हैं, काहे के आधार पर? उनकी जो भी प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अब चाहे वो भौतिक प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, और तीसरा कि भाई वो जो रेडियो एक्टिविटी वो शो कर रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। कई रेडियो एक्टिविटी ज्यादा खतरनाक नहीं होते, कई पदार्थ रेडियो एक्टिव के जो वेस्ट के होते हैं उतने खतरनाक नहीं होते, कई बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो उनके रेडियो एक्टिविटी के आधार पर भी हम उनको क्या करते हैं? कैटेगराइज कर दिए, समझ में आ गया? कि उनको बांट दिया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है स्टेप 2। ठीक, स्टेप 2 हो गया जिसको बोलते हैं प्रोसेसिंग की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस किया जाता है। पहले तो हमने उनको क्या कर दिया, उनकी जो भी उनकी प्रॉपर्टी उसके आधार पर उनको अलग अलग कर दिया। अब हम उनको छांटेंगे। अब उनको छांटते कैसे हैं? इसको बोलते हैं पहला स्टेप सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब अलग थलग करना सबको, समझ में आ गया?
अलग करना। मान लो कि एक कचड़ा है, उस कचड़े में एक डस्टबिन में 10 तरीके के कचड़े हैं, तो सबको अलग अलग कर ले पहले, है ना, कि भाई केले का छिलका है तो उसको अलग कर लिया, ये है, ये वाला प्लास्टिक का कचड़ा है उसको अलग कर लिया। इसको बोलते हैं सॉर्टिंग करना। समझा क्या, कि सॉर्टिंग कर लिया सबसे पहला स्टेप। ठीक है, सॉर्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, डीकंटेमिनेशन करते हैं। कुछ उसमें जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह एडेड है वो सबको हम अलग अलग करेंगे। समझ में क्या, डीकंटेमिनेशन करेंगे उसको। समझा क्या, कि भाई जो जो जरूरत की चीजें हैं उनको अलग कर दो। पहले में हम क्या कर रहे हैं कि भाई अलग अलग कचड़े को अलग कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, उन कचड़ों में भी जो जरूरतमंद की चीजें हैं उनको साइड कर दो, जो जरूरतमंद की चीज नहीं है उनको साइड कर दो। डीकंटेमिनेशन करना है, ठीक है ना। फिर उसको क्या करेंगे, भाई कचड़ा बहुत ज्यादा है ना, समझ में आ गया, वेस्ट तो सोचो बहुत ज्यादा, हम क्या चाहेंगे, उसका एरिया कम से कम हो जाए, वॉल्यूम कम से कम हो जाए। मान लो कि रूम के बराबर कचड़ा है, तो उसको हम क्या करें, पिघला दें या फिर कुछ भी कर दें, तो एक छोटा सा एक बाल्टी जितना कचड़ा हमको मिल जाएगा। इसको बोलेंगे वॉल्यूम को कम कर देना। उसका आयात जो भी है उसको हम क्या कर देते हैं, ट्राई करते हैं कि कम से कम रहे। समझ में, कम से कम आयात रहेगा तो एरिया कम से कम घेरेगा। कम से कम एरिया घेरेगा तो वेस्ट को जो भी कचरा प्रबंधन करने में जो भी एरिया लगेगा वो कम से कम लगेगा। कम से कम रहेगा तो कम से कम लोगों को इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए वॉल्यूम कम से कम रखा जाता है। समझ में आ गया। ठीक, स्टेप 3, स्टेप 3 ये क्या है, स्टेप 3 इंटरिम स्टोरेज। इंटरिम स्टोरेज, इंटरिम स्टोरेज मतलब अभी के लिए, थोड़े समय के लिए, जब तक ये कचरा प्रबंधन का पूरा काम नहीं हो जाता, तो अभी के लिए कहाँ रखोगे। सोचो, मान लो कि अभी न्यूक्लियर तुमने पावर प्लांट चला रहे हो, आज कचरा जनरेट हुआ, तो इस ये सब करने में तो भाई बहुत दिन लग जाएंगे ना। पूरा एक वेस्ट मान लो कि जमीन के अंदर गाड़ना है, तो अभी तुमको लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे। तो अभी के लिए क्या करोगे, उसको बोलते हैं इंटरिम स्टोरेज। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए कहीं स्टोर करेंगे, उसको बोलेंगे इंटरिम स्टोरेज। फिर इंटरिम स्टोरेज के बाद फाइनल जो स्टोरेज होगा उसको बोलेंगे अल्टीमेट, फाइनल जो स्टोरेज होगा अल्टीमेट डिस्पोजल। ठीक है, इंटरिम स्टोरेज जो किया जाता है वो जनरली प्लांट के पास करते हैं, नियर प्लांट, प्लांट के पास ही करते हैं। अल्टीमेट डिस्पोजल देखेंगे बहुत जगह किया जाता है। समझ में क्या, क्लियर है। और ये कहां पे किया जाता है, इंटरिम स्टोरेज प्लांट में, वो भी कैसे, सेफ्टी के साथ, सेफ्टी कंडीशंस के साथ, कि भाई पूरी सेफ्टी कंडीशंस ध्यान में रख करके इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, 3 स्टेप हो गया इसमें, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ूं, आप देखो अल्टीमेट डिस्पोजल पे आते हैं। कैसे अल्टीमेट डिस्पोजल होता है, नहीं उसी के अंदर ही है, स्टेप 3 के अंदर 3 ही स्टेप है उसके अंदर। अब इसके अंदर कैसे करते हैं, देखो अल्टीमेट डिस्पोजल में, अब इसको समझ रहे हैं हम, अल्टीमेट डिस्पोजल में अब हम कैसे करते हैं। चलो मिटा दूं ऊपर का पूरा, मिटा दूं, ठीक है। अब देखो, इसमें भी अल्टीमेट डिस्पोजल जैसे करते हैं ना, उसमें 3 तरीके के हैं। देखो समझो, एक होता है जो बहुत कम घातक होगा, तो वेरी लो लेवल के वेस्ट जो होंगे, ठीक ठीक। फिर एक होता मॉडरेट लेवल का, जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट होगा, जो इंटरमीडिएट लेवल का जो वेस्ट होगा, समझ में क्या। और एक लेवल जो वेरी हाई लेवल वेस्ट जो होते हैं, ठीक है। इनको कहाँ डिस्पोज किया जाता है, कैसे डिस्पोज किया जाता है, सब अल्टीमेट डिस्पोजल है ना, अल्टीमेट डिस्पोजल। इसमें ये वाला जो है वेरी लो वाला ना, ये अल्टीमेट में भी आएगा और टेम्पररी रूप में भी आ जाता है, ठीक है ना। देख क्या होगा इसमें, इसमें देखो, इसमें ये ज्यादा खतरनाक नहीं है ना, तो सबसे कम आइसोलेशन चाहिए। आइसोलेशन मतलब अलग थलग करना, तो सबसे ज्यादा अलग थलग करने की जरूरत किसको पड़ेगी, सबसे ज्यादा अलग, जो उसके पास कोई जाए ही ना, वो होगा सबसे खतरनाक वाला। समझ में आ गया, तो इसको वेरी हाई आइसोलेशन चाहिए,
समझ में आ गया? इसको आइसोलेशन चाहिए, इसको हाई आइसोलेशन चाहिए, समझ में आ गया? और इसको मिनिमल आइसोलेशन चाहिए, कम से कम लोग इस पे जाएं, समझ में आ गया? इसको मिनिमल आइसोलेशन चाहिए, वेरी हाई आइसोलेशन चाहिए, इसको वेरी हाई, इसको हाई आइसोलेशन। तो इसमें देखो ये तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता, ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता, तो इसका जो डिस्पोजल करते हैं ना, इसका जो भी, इसको कहाँ पे रखा जाता है, इसको डिस्पोजल करते हैं नियर सरफेस फैसिलिटी। सरफेस फैसिलिटी, फैसिलिटी मतलब समझ गया ना, प्लांट। देखो मान लो ये है प्लांट, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, तो इसको बहुत नीचे नहीं गड़ाते हैं, यहीं कहीं पे रख दिए सरफेस लेवल पर, ज्यादा नीचे नहीं रखते क्योंकि ज्यादा जरूरत है नहीं, तो इसीलिए सरफेस पर, इसमें से उतना ज्यादा खतरा होता नहीं है, तो इसलिए सरफेस लेवल पर, सरफेस लेवल मतलब उतरे ऊपर ही सतह पर कहीं पर डिस्पोज कर दिए, या फिर इसी के अंदर कहीं पर प्लांट के अंदर ही स्टोर करके रख दिए, समझ में आ गया? हमेशा के लिए, ठीक है? इसको बोलेंगे क्या, वेरी लो लेवल वाला, ठीक है? इसमें क्या चीज आती है, जैसे मान लो कोई क्लोथ हो गए, काम करते समय जो हम कपड़ा पहनते हैं, मेडिकल, रेडियो आइसोटोप बताया था मेडिकल में यूज होता है, उस समय जो भी हम यूज कर रहे थे, अब उसमें से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है मेडिकल में, मेडिकल वेस्ट नहीं है ये, मेडिकल के दौरान जो हम न्यूक्लियर का यूज कर रहे थे जैसे रेडियो आइसोटोप, तो उसमें से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा था, उसमें से ज्यादा खतरनाक तो है नहीं क्योंकि हम उसको वैसे अपनी बॉडी में यूज कर रहे हैं, समझ में आ गया? लेकिन ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या होता है कि उसको हम सरफेस पर ही क्या कर दिए, सरफेस लेवल पर ही डिस्पोजल कर दिए। हाँ मतलब नियर प्लांट, मतलब ये लिखा ना नियर सरफेस फैसिलिटी, जहां पर फैसिलिटी है वहीं पर ही डिस्पोज कर दिया गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट वाले में, इसको रिक्वायर्स आइसोलेशन, समझ में आ गया? इसको कहीं अलग रखने की जरूरत पड़ती है, समझ में आ गया? इसीलिए इसको क्या करते हैं, डीप स्टोरेज करना पड़ता है। डीप स्टोरेज मतलब बहुत ज्यादा नीचे नहीं, कुछ मीटर्स, समझ में आ गया? अप टू फ्यू मीटर्स नीचे, मान लो ये जमीन है, ये प्लांट था अपना, ठीक है? यहां कहीं आप स्टोर करके रख रहे हो, क्लियर? इसको बोलेंगे क्या, इंटरमीडिएट वाला, ठीक है? अब देखेंगे हाई वाला क्या होता है, ठीक? तो हाई वाले में क्या करते हैं हम, हाई वाले में बहुत ज्यादा आइसोलेशन चाहिए, है ना? ये वेरी हाई आइसोलेशन, और ये सबसे ज्यादा, सोचो ये बहुत ज्यादा आइसोलेशन है, लेकिन ये क्वांटिटी वाइज बहुत कम होता है। क्वांटिटी वाइज मतलब 1-8 किलो होगा, 2 किलो होगा, मान लो पूरा कचरा 100 किलो का है तो 1-8 किलो ये होगा, सबसे कम ये होता है, समझ में आ गया? क्वांटिटी वाइज बहुत कम होता है, समझ में आ गया? लेकिन इसको बहुत ज्यादा आइसोलेशन की जरूरत है, और ये सबसे खतरनाक होता है, ये सबसे खतरनाक होगा, एक्सट्रीमली हजार्डस। ये थोड़ा खतरा, ये उससे ज्यादा खतरा, ये सबसे ज्यादा खतरा, ठीक है? इसीलिए इसका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, पूरा प्रॉपरली प्लान्ड तरीके से, प्लान्ड इन, पूरा इंजीनियर्ड फैसिलिटीज बनाई जाती है, पूरे इंजीनियर्ड फैसिलिटीज बनाई जाएगी इसके लिए, और बहुत नीचे इसको गड़ाया जाता है, वेरी डीप, हंड्रेड्स ऑफ मीटर नीचे गड्ढे में, समझ में आ गया? और ऐसा करने के लिए हम इसको पहले सील्ड करते हैं, जैसे देखा था ना, कंक्रीट से पैक किया जाता है और फिर इसको बहुत नीचे रखा जाता है, वेरी डीप, बहुत जमीन के बहुत नीचे अंदर रख देंगे, या फिर समुद्र में डाल दिया जाता है, ओशियन में, समझ में आ गया? क्लियर? ठीक, समझ में आ गया? मिटाऊं? ठीक है, अब देखो, अब इसको नीचे क्यों, नीचे इतना दूर क्यों रखा जाता है, नीचे क्यों रखा जाता है, नीचे रखने का क्या जरूरत है, सोचो। अब एक फंडा समझ लो, क्या है, देखो ये है न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, इससे जितना दूरी होगी, समझ में आ गया, डिस्टेंस जितना बढ़ते जाओगे, समझ में आ गया, खतरा उतना कम होते जाएगा,
समझ में आ गया? क्योंकि रेडिएशन फैलता जाएगा ना समय के साथ साथ, फैलता जाएगा तो भाई बहुत सी चीजें उसको अपने में ग्रहण करते रहेगी, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ गया? इंटेंसिटी, तीव्रता जो होती है उसकी, वो क्या हो जाएगी, दूरी के साथ कम हो जाती है। ठीक है, ये क्या है, तीव्रता उसकी। ठीक है, तीव्रता क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ गया? इसीलिए हम जितना दूर से दूर हो सकता है इंसानों से, उतना दूर से दूर इसको रखा जाता है। समझ में आ गया? वेस्ट का उतना डिस्पोजल किया जाता है। बेसिक फंडा याद रखो तो समझ में आ जाएगा। और जो जितना खतरनाक होगा उसको उतना नीचे गड़ाया जाएगा। समझ में आ गई ना बात? ठीक, अब देखो, ये न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट कौन करेगा, कंट्री करेगी। कंट्री करती है, हर देश जो जिसके पास भी ये प्लांट चलाते हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इनको असिस्ट कौन करता है, मदद कौन देता है? इनको असिस्ट करने के लिए होता है IAEA। ये एक बॉडी होती है जो इनको मदद करती है, किस चीज के लिए, फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। इसका जो भी कचरा प्रबंधन होगा, इनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी वगैरह कौन देगा, ये सब कौन देता है, वेस्ट मैनेजमेंट। उसको देता है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एसोसिएशन। एक बार इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना। ठीक, ठीक है, IAEA ये सारी फैसिलिटीज इसको असिस्ट करती है। समझ में आ गया? सॉरी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, और मेरे हिसाब से एजेंसी है ये, है ना? एक बार इसको नेट पर देख लेना फुल फॉर्म इसका। ठीक है ना? बाकी इसका क्या क्या काम है और कैसे काम करता है अभी आ रहे हैं इस पर। समझ में आ गया? ये सब फैसिलिटीज कौन इनको प्रोवाइड करता है, तो याद रखना IAEA प्रोवाइड करता है पूरा कचरा प्रबंधन के लिए। क्लियर? तो अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं IAEA के, क्योंकि एक बार WIPO आ गया था एग्जाम में। ठीक है, तो वैसे एक बार देख लेते हैं कि भाई IAEA क्या है। ठीक, मिटा दूं? अब देखो, IAEA ये क्या है, ये एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी है। ठीक है ना? इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है। समझ में आ गया? इंटरनेशनल बॉडी के साथ साथ ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र है, अपने में काम करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी। क्लियर? ये इंडिपेंडेंट, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है तो याद रखना, हाँ इंटरनेशनल बॉडी। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है तो हाँ एक इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, कब बनी थी? ठीक है, तो ये बनी थी 1957 में। जब ये बनी थी तो इसको क्या बोलते थे उस समय, अर्लियर इसका क्या नाम था, अर्लियर इसका नाम था एटम्स फॉर पीस। इस नाम से इसका गठन हुआ था। समझ में आ गया? किसके अंडर में बनी थी ये, अंडर यूनाइटेड नेशन। समझ में आ गया? जो UN की फैमिली है उसके अंडर ही इसको बनाया गया। किस नाम से थी ये, पहले तो याद रखना है कि भाई एटम्स फॉर पीस नाम से थी। समझ में आ गया? 1957 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, वियना में। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका फंक्शन क्या है, तो समझो फंक्शन क्या है इसका। समझ में आ गया? अभी क्या मैंने बताया कि भाई इसका फंक्शन ये है कि भाई पहला फंक्शन इसको ये देखती है कि भाई जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा हो पूरी दुनिया में, वो पीसफुल होना चाहिए। समझ में आ गया? लोग इसका काहे में यूज करें, मानवता के भलाई के लिए यूज करें, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग ना हो। समझ में आ गया? ये चीज इसका देखना। समझ में आ गया? क्या करता है ये, प्रमोट करता है। प्रमोट करता है किसको, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। किस पर्पस के लिए, पीसफुल पर्पस के लिए। समझ में आ गया? ठीक, पीसफुल कैसे होगा, जब उसको आप सेफ यूज करोगे, सिक्योर तरीके से यूज करोगे। समझ में आ गया? तब वो पीसफुल तरीके से यूज होगा। समझ में आ गया? क्लियर?
ठीक है। दूसरा फंक्शन, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो यूज हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज हो वो काहे के लिए प्रमोट करेगा ये? सिविलियन पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए, मिलिट्री के लिए नहीं। समझ में आ गया? सिविलियन पर्पस के लिए यूज हो, मिलिट्री पर्पस के लिए असिस्ट नहीं करता ये, मिलिट्री पर्पस के लिए असिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया? प्लस तीसरा फंक्शन ये देखता है ये कि भाई जो भी ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज मतलब जिस देश में भी न्यूक्लियर रिएक्टर काम कर रहे हैं उनको इंस्पेक्ट करता है, उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करता है कि भाई, रेगुलर इंस्पेक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो आपने टेक्नोलॉजी ली थी न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए, आपने ईंधन लिया था न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए, कहीं आप उस टेक्नोलॉजी का, उस ईंधन का हथियार बनाने में तो यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसको चेक करती है ये टाइम टू टाइम। हर कंट्री को जो भी इसका मेंबर होता है उसको सारे न्यूक्लियर रिएक्टर ओपन रखना पड़ता है ताकि वो आए और इंस्पेक्शन कर सके। समझ में आ गया? चौथा फंक्शन अभी बताया था, वेस्ट असिस्ट करता है देशों को वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, असिस्ट कंट्रीज फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलिट्री में यूज होने से रोकता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ठीक है, क्या बोला मैंने? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पस में यूज होने से बचाता है। इसको क्या करता है? रोकता है, इनहिबिट्स करता है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये फंक्शंस हैं इसके, थोड़ा सा याद रखना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मिलिट्री पर्पस में जाने से रोकता है, एज अ बैरियर काम करता है, प्रमोट करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। ये नहीं कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ही कोई ना यूज करे, यूज करो बट ऊर्जा उत्पादन के लिए करो ना, आप हथियार बनाने के लिए मत करो। इसीलिए बोले सिविलियन पर्पस के लिए अलाउ करता है, मिलिट्री पर्पस को रोकता है। समझ में आ गया? वेस्ट मैनेजमेंट को, वेस्ट अभी देखा ना कि कचरा प्रबंधन जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उनमें कंट्रियों को असिस्ट करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या क्या फंक्शन है? और देखो, हाँ और देखो इधर, इंडिपेंडेंट बॉडी ये तो देख लिया, इसको अवार्ड किया गया था, इसको न्यूक्लियर पीस प्राइज मिल चुका है, अवार्डेड पीस, न्यूक्लियर पीस नहीं, पीस प्राइज। काय के क्षेत्र में? नोबल प्राइज, नोबल पीस प्राइज मिल चुका है ये काम कराने के लिए, पीस प्राइज। कब? 2005 में। समझ में आ गया? और ये कुछ कानूनों को लागू करवाता है, जैसे कि एनपीटी और बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय जो भी ट्रीटीज होती हैं उनमें जो भी बातें लिखी हुई है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर के, उसको देशों के थ्रू लागू करवाने का काम भी है। ठीक है ना? एंड अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज। ठीक, समझ में आ गया? आईएईए का फंक्शन याद रखना थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब एक चीज और समझो, ऐसे समझो, तीन मुख्य काम क्या है तो ऐसे समझ लो, इसका ये दिमाग में रखना। पहला कि सारे सेफ्टी से यूज करें, सिक्योरिटी हो, कहां पर? न्यूक्लियर रिलेटेड एक्टिविटीज में। समझा क्या? दूसरा, इसमें टेक्नोलॉजी में प्रमोशन हो, साइंस एंड टेक बढ़े, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट हो। तीसरा, सेफगार्ड एंड वेरिफिकेशन, टाइम टू टाइम वेरिफिकेशन हो, और जो भी सेफ्टी मेजर्स हो सब सारी कंट्री अप्लाई कर रही हैं कि नहीं करना, उन नॉर्म्स को चेक वगैरह करना। समझ में आ गया? ठीक,
नहीं एंटी, मिटा दूं? सब बना लिए हो? ठीक है। सेफ्टी, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, सेफ गार्ड एंड वेरिफिकेशन। अरे ऊपर के वो 4 फंक्शन याद रखो, बस खत्म। क्लियर? नेक्स्ट अब देखना है हमको क्या, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा, इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। ठीक, इंडिया का 3 स्टेज में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। मैंने ये बताया कि भाई ये पावर प्रोग्राम क्यों बनाया गया, क्यों, इसकी जरूरत क्यों है, ताकि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए, किसी दूसरे देश पर आश्रित ना रहे, निर्भर ना रहे। समझ में आ गया? पहला, टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट, काहे में? न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर पर सेल्फ सफिशिएंट रहे, किसी भी देश पर निर्भर ना रहे। समझ में आ गया? प्लस दूसरी जरूरत क्या है कि भाई इंडिया का जो सोचो, इंडिया क्या करता है, हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंस होता है ना, हर कंट्री में डिपेंड होना पड़ता है। तो हम क्या बना रहे हैं कि भाई हमारा ये जो ऊर्जा से रिलेटेड, हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने ही देश में सब कुछ उत्पादन कर ले, तो सेल्फ डिपेंडेंस हो जाएंगे, है ना। तो सेल्फ सफिशियंसी, खुद से ही हम सब कुछ उत्पादन कर ले, ये एक वो है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोट करना है हमको, क्या करना है, प्रमोट करना है थोरियम का यूज, काहे में? न्यूक्लियर एनर्जी में। अभी तक हमने क्या देखा कि सारे काम किस पे हो रहा है, तो यूरेनियम पे। यूरेनियम हमारे देश में मिलता नहीं, मिलता क्या है, थोरियम है। तो हम ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करें जिसमें हम थोरियम का यूज करें, और दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व थोरियम का इंडिया में है, सबसे ज्यादा उत्पादन हम ही करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना दूसरों पर, ठीक है ना। प्लस हम एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योर हो जाएंगे ना, है ना। ऊर्जा संकट से हम निपट जाएंगे, ऊर्जा संकट रहेगा ही नहीं। ऊर्जा हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर कर ले रहे हैं, सुरक्षा कर रहे थे, हमने पूरी ऊर्जा सुरक्षा हो जाएगी हमारी। ठीक, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, थोरियम का यूज प्रमोट करने के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, और जो बाहर की देशों में हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए। समझ में आ गया? डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। समझ में आ गया? ठीक। तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इसमें हो क्या रहा है, ये सब करने के लिए। अब इसको चालू किसने किया गया था, किसने चालू किया था, होमी जहांगीर भाभा जी ने। ठीक, कब किया था, तो बताया था मैंने 1950s में इसको चालू किया गया था। ऑब्जेक्टिव पता है आपको क्यों किया गया था, समझ में आ गया? तो अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं जल्दी से, फटाक से, 8 मिनट है बस अपने पास, 7 मिनट, 6-7 मिनट, जल्दी से देखते हैं इसको। देखो टाइप्स ऑफ रिएक्टर तो हमने देख ही लिया है। इसमें क्या करना है तुमको ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा इसमें। कैसे, अब समझते हैं, क्योंकि इसमें किस स्टेज में क्या हो रहा है वो समझना जरूरी है। अब देखो इसमें 3 स्टेज है। देखो इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेज हम यूज करते हैं। पहले स्टेज में क्या किया जाता है, इसमें पहले स्टेज में हम चाहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यूज करते हैं। ये क्या है, हमने ऑलरेडी देख लिया है। इसमें हम भेजते हैं यूरेनियम, कैसा, नेचुरल यूरेनियम, आर्टिफिशियल वाला नहीं, नेचुरल यूरेनियम। कौन सा, यूरेनियम 238 का यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब इसको जरूरत नहीं है एनरिचमेंट करने के लिए, नो नीड फॉर एनरिचमेंट। देखो हमको पता है ना कि भाई अगर फैसिलिटी चाहिए, वो हीट एनर्जी ऊर्जा चाहिए, तो हमको एनरिचमेंट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर स्टेज 1 में नेचुरल यूरेनियम यूज कर रहे हैं। ये कैसा होता है, फिजाइल होगा, फर्टाइल होगा, नॉन फिजाइल होगा ना। ये हमको पता है कि ये क्या करेगा, ये
विखंडन नहीं कर सकता, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नहीं कर सकता। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, इसमें से हमने इसको अंदर भेजा, पूरा प्रक्रिया हमने चालू कर दी वैसे ही जैसे हम रिएक्टर में करते हैं, और हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगी ऊर्जा, हमको मिलेगी हीट, प्लस हमको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलेगा, प्लस हमको मिलेगा, अभी देखा था ना, याद करो, प्लूटोनियम मिलता है यूरेनियम 238 को जब बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन से, समझा क्या, ये हमको मिलेगा। ये क्या करता है, ये फिजाइल होता है, ठीक, ये फिजाइल होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं, क्लियर है, इसको हम यूज कर सकते हैं ना, ये होता है फिजाइल, ठीक। तो इसको एनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं है, यूरेनियम 238 को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक, इसको जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। पहले स्टेज में ये कर लिया हमने, इसमें एनर्जी मिली, उस एनर्जी से हमने क्या कर लिया, जो भी बिजली उत्पादन करना है वो सब हमने कर लिया, समझा गया। स्टेज 2 में क्या करते हैं, देखो स्टेज 2, इसमें देखो, इसमें हम यूज करेंगे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक, फास्ट ब्रीडर। इसमें हम क्या यूज कर रहे थे, जो हमको ये मिला था ना, जो हम यहाँ पे हमको मिला था, उसी को हम स्टेज 2 में यूज करेंगे। मतलब क्या यूज कर रहे हैं हम, प्लूटोनियम जो मिला था हमको कहाँ से, ये फर्स्ट स्टेज में से, ये प्लूटोनियम जो हमको मिला था फर्स्ट स्टेज में से, इसका यूज कर रहे हैं, प्लस नेचुरल यूरेनियम जो हम इसमें यूज कर रहे थे ये भी यूज करते हैं, ठीक है ना, नेचुरल यूरेनियम, प्लस इसी में हम थोरियम भी यूज कर ले रहे हैं। ये सब क्या है इस साइड, ये सब ईंधन है ना, ये सब ईंधन है, ये सब क्या है, फ्यूल है। ये क्या है, ये क्या था, ये भी फ्यूल था, ठीक। तो इसमें क्या, प्लूटोनियम जो यहां से मिला था उसको यूज किया, यूरेनियम को यूज किया, थोरियम को यूज किया, और हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा यूरेनियम 233। ये हमने देखा था ना, ये आर्टिफिशियल बनता है, देखो आर्टिफिशियल हमने बना लिया कि नहीं बना लिया, ठीक। और इसमें से हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा के साथ हीट मिलेगा, हीट से हम क्या उत्पादन करेंगे, बिजली उत्पादन करेंगे, समझा क्या। ये था सेकेंड स्टेज में, क्लियर है ये बात, ठीक। अब देखो थर्ड स्टेज में क्या करते हैं हम, ठीक, देखो थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, थर्मल ब्रीडर रिएक्टर का यूज करते हैं, मतलब ये ब्रीडर रिएक्टर है, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, देखो हमारे पास सबसे ज्यादा क्या है, थोरियम, थोरियम का यूज करेंगे, और जो सेकेंड स्टेज में ये यूरेनियम मिला था इसको यूज कर लेंगे, यूरेनियम 233, समझ में आ गया, जो सेकेंड स्टेज में से हमको मिल रहा था उसका यूज करेंगे, और हमको क्या मिलेगा, वापस से यूरेनियम 233 मिलेगा फिर से, और क्या मिलेगा, एनर्जी, हीट के फॉर्म में, जिससे हम क्या बनाएंगे, बिजली बना लेंगे। देखो यूरेनियम 233 फिर मिल गया, और यही तो हमको पता है कि यूरेनियम 233 क्या होता है, फिजाइल होता है, फिजाइल होता है, तो इसको फिर से यूज कर सकते हैं हम, अगेन यूज कर सकते हैं। सोचो अगर ये सिस्टम हमारे पास मिल गया तो हम यहाँ पे जितना ज्यादा से ज्यादा थोरियम यूज करेंगे, समझ में आ गया, थोरियम यूज करेंगे, और हमको यूरेनियम से यूरेनियम 233 हमको मिलता जाएगा, और हम क्या करेंगे, अपनी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पर ये जो थर्मल ब्रीडर रिएक्टर है ये कैसा हो सकता है, इसको हम कहीं से चला सकते हैं, दोनों से चला सकते हैं, बताया था ना, थोरियम से भी चला सकते हैं, यूरेनियम से भी चला सकते हैं। ये थोरियम भी हो सकता है और ये यूरेनियम से भी हो सकता है, और हमको यही तो चाहिए। अगर वो हमने थोरियम से बना लिया, थोरियम से बना लिया तो हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है ना ये, क्योंकि भाई हमारे देश में सबसे ज़्यादा थोरियम मिल रहा है, और थोरियम मिल जाएगा तो बस हमारा काम हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है ये बात। मतलब एक स्टेज से जो फ्यूल मिलेगा उसको अगले स्टेज में हम यूज कर लेते हैं। अब एक चीज समझ लो, फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। यहां से यहां बढ़ोगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पे मिलेगी, एनर्जी सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होगा, थर्ड स्टेज में। एनर्जी बढ़ते जाएगी, समझ में आ गया, एनर्जी हर स्टेज में बढ़ते जाएगी। मतलब सबसे कम ऊर्जा पहले स्टेज में मिलेगी, सेकेंड स्टेज में उससे ज्यादा ऊर्जा, थर्ड स्टेज में सबसे ज्यादा ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पे मिल रहा है, तो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन कहां होगा, थर्ड स्टेज में। और थर्ड स्टेज में हम क्या यूज कर रहे हैं, देखो थोरियम, और थोरियम ही तो हम चाहते हैं कि थोरियम की टेक्नोलॉजी हमारे पास मिल जाए, समझ में आ गया। तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, इसको आपको रट्टा मारना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों स्टेज में याद रखना कि पहले स्टेज में जो फ्यूल मिलता है उसको हम सेकेंड स्टेज में यूज कर लेते हैं, समझ में आ गया, हम सेकेंड स्टेज में यूज कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेज का सेकेंड स्टेज में।
सेकेंड स्टेज में जो फ्यूल मिलेगा उसको थर्ड स्टेज में, और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या कर रहे हैं कि थोरियम का यूज हो, समझा क्या? थोरियम को हम रिप्लेस कर लें काहे से? यूरेनियम से, समझा क्या? थोरियम को हम रिप्लेस कर रहे हैं यूरेनियम से। क्यों? क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा थोरियम है, और थोरियम का हम यूज करेंगे तो दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? हो गया तो हाँ या ना बताओ उधर से। ठीक है, बस ये था 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, समझा गया ना? ये रिएक्टर्स जो थे, टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स, ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है, इसीलिए इनको एक्सप्लेन ही नहीं किया गया। बस याद रखना कि क्या यूज करते हैं तो क्या मिलता है, उसको अगले स्टेज में यूज कर लेंगे, बस यही टेक्नोलॉजी है, इसी पर ही काम चल रहा है।